और जैसा अभी आपने सुना हमारे रिपोर्टर धीरेन्द्र बता रहे थे, अब सीधे एक बार रुक कर लेते हैं फिर हमसे हमारे जम्मू कश्मीर के रिपोर्टर हैं सरोज कफील का। सरोज, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? सरोज, आप हमें बताएं कि इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और तैयारियां कैसी हैं। और आपको मैं यह भी बता दूं कि हमारे साथ जिस वक्त स्टूडियो में तेजेंद्र सिंह सोढी भी हैं, वो भी आपसे बातचीत करेंगे। जी सरोज। बिल्कुल विशाल, आपको बता दें इस वक्त हम काउंटिंग सेंटर SKICC श्रीनगर में है, जहां पर आज 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की काउंटिंग होगी। यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो पिछले एक हफ्ते से ही इस एरिया को सैनिटाइज कर लिया गया था। आवाज नहीं आ रही है, काफी ज्यादा रहता है। हम राजन से पूछते हैं। राजन, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए आज इलेक्शन का रिजल्ट का दिन है, गहमा गहमी बहुत है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, हर एक पार्टी उम्मीद ये रख रही है कि आज उनकी सरकार बनेगी, वो चुन के आएगी। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप डे 1 से, जब से ये कैंपेनिंग शुरू हुई है, जम्मू कश्मीर की इलेक्शन को कवर कर रहे हैं, क्या हाथ आज हल चलाएगा या कमल खिलेगा? से 2014 में मैं आपको ले जाऊंगा। आपको याद होगा कि तब कश्मीर घाटी में PDP को ज्यादा सीटें मिली थी और जम्मू सूबे में जो है बीजेपी जीत के आई थी। आज कमोवेश वैसी स्थिति है, लेकिन पार्टी कश्मीर घाटी में बदल चुकी है। कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो काफी उम्मीदें लगाई बैठी है, क्योंकि एग्जिट पोल्स में भी हमने जिस बताया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट पार्टी है वो बन के जो सामने आ सकती है। तो ऐसे में जो जम्मू रीजन है वहां पे बीजेपी की जिस तरह से कैंपेनिंग हुई है, जिस तरह से PM मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और इतने कई ऐसे नाम हैं जो स्टार कैंपेनर जिन्होंने यहां पे कैंपेनिंग की, और बीजेपी ने खुद माना कि उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस जो है वो जम्मू रीजन में किया है। उसका फायदा जो है बीजेपी को लगता है उन्हें मिलेगा और जो अच्छी सीट जो है वो जम्मू रीजन में आएंगी। लेकिन आज स्थिति कमोवेश वही बनती हुई दिखाई देती है। अब जो है अब देखना यह होगा कि कांग्रेस पार्टी जो कि अलायंस पार्टनर है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, प्री पोल अलायंस उन्होंने किया था, कांग्रेस पार्टी के जो आंकड़े हैं वो क्या आते हैं। यदि कांग्रेस पार्टी के आंकड़े कम रहते हैं और जो मैजिक नंबर है 46 वो नहीं मिल पाता है अलायंस को, तो फिर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उन पे सबकी निगाह होगी। और जो सूत्र बताते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, तमाम लोगों की जो निगाह है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स से भी बनी हुई है, उनसे बातचीत भी जो है उनकी हो रही है। तो आज जिस तरह के नतीजे आएंगे उसके बाद देखना होगा कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कितनी संख्या में जीत के आ सकते हैं, क्योंकि 46 का जो आंकड़ा है वो बीजेपी भी चाहेगी उनको मिल जाए और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी चाहेगी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ये नहीं चाहेगी कि उनको कुछ अन्य पार्टियों का, हालांकि PDP जिस तरह के ये गहमा गहमी चल रही है कि PDP भी सपोर्ट कर सकती है, लेकिन उमर अब्दुल्ला नहीं चाहेंगे कि उन्हें PDP का सपोर्ट लेना पड़े, क्योंकि आने वाले वक्त में कश्मीर की सियासत में उमर अब्दुल्ला चाहेंगे कि जो उनका प्रभुत्व है वो बना रहे कश्मीर घाटी में। तो ऐसे में बीजेपी ये चाहेगी कि जितनी लाइक माइंडेड पार्टीज हैं या इंडिविजुअल्स हैं वो जो है, जो जिस तरह से चाहे कई ऐसी पीपल्स कॉन्फ्रेंस पे उनकी निगाह होगी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पे होगी, DPAP पे, तमाम लोगों उन पार्टियों पे भी निगाह होगी बीजेपी की कि शायद उनकी कुछ सीटें आ जाए तो उनका जो आंकड़ा है 46 तक पहुंच जाए। तो बहुत ही दिलचस्प होगा ये देखना कि आज ऊंट जो है किस करवट बैठेगा, किस पार्टी को कितना बहुमत मिल पाता है, क्या यहाँ हंग असेंबली बनती है या अलायंस, अगर अलायंस को 46 का आंकड़ा मिल जाता है तो जैसे आपने पहले कहा कि जो 5 नॉमिनेटेड MLA हैं वो भी एक डिसाइसिव जो है इसमें रोल प्ले करेंगे। तो ये बहुत ही दिलचस्प बन गया है कि क्या अलायंस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कांग्रेस का, वो जो है 46 सीट है वो निकाल पाता है या नहीं निकाल पाता है। आप कुछ और तेंदुआ जी कुछ कहना चाह रहे हैं? तेंदुआ जी आप राजन, हम कोशिश करेंगे कि एक बार सरोज से बात कर लें, क्योंकि कश्मीर घाटी में है, ठंड का माहौल है, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटीज की जो उसकी गर्माहट है आज वो कश्मीर घाटी को शायद गर्म रखे होगी। कश्मीर घाटी में कुछ दिन पहले सरोज बर्फबारी हुई थी, कुछ पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ गई, हम देख सकते हैं लोग जैकेट लगा के हैं। लेकिन क्या आज जो रिजल्ट की गर्मी है उसने माहौल को कितना गर्म किया हुआ है कश्मीर घाटी में? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। माहौल जो है, हालांकि खिजाएं जो है स्टार्ट हो गई है, ऑटम स्टार्ट हो गया है, लेकिन आज किसके हिस्से में बाहर आएगी वो आज 12-1 बजे के बाद ही पता लगेगा। आपने सही कहा कि ठंड बढ़ चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं SKICC में, जहां पे आज काउंटिंग सेंटर है, यहां पे भी आज हमने देखा कि रात से ही
जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर्स है, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर है, वो लगातार यहाँ पहुंचे हैं। सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले एक हफ्ते से पर्टिकुलरली एरिया सेंसिटाइज किया है। यहाँ पर 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम लगाया गया था ताकि कोई भी पार्टी वर्कर अगर है किसी भी तरीके का ऐसा इंसिडेंट हो तो उसे कर्ब किया जा सकता है। देखिए, अभी आपने कहा है कि माहौल कैसा है। माहौल यही है कि इस वक्त जो पार्टीज है, स्पेशली कैंडिडेट्स जो है, कहीं ना कहीं उत्सुक हैं और उसकी खास वजह यह है कि 10 साल बाद कहीं ना कहीं आज ऐसी सुबह आई है जहां पे न सिर्फ उन कैंडिडेट्स को बल्कि यहाँ के लोगों को भी इंतजार है। पिछले 10 साल से यहाँ पे एक गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई थी जिसकी वजह से लोग जो है काफी ज्यादा हताश थे, लेकिन अब आज जो है न सिर्फ यहाँ पॉलिटिशियंस नजरें गड़ाए हुए इन रिजल्ट्स पे, जो यहाँ के आम लोग हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं उम्मीदें बांधी हुई है कि अब जाके कहीं ना कहीं जिस प्रोसेस से वो वंचित थे, इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, अब जाके वो इसका हिस्सा बन पाएंगे, ताकि अगर कोई भी लोकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आती है, उनकी जो भी इश्यूज उनके होंगे वो रिजॉल्व होंगे। उसके बाद आप देखिए कि इंजीनियर रशीद का जेल से छूटना, उसके बाद जमात इस्लामी के 10 कैंडिडेट्स का मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना, तो काफी ज्यादा उथल पुथल रही यहाँ पे, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग रहा। जो एक नया पॉलिटिकल ऑर्डर है इस बार हमने वो देखा है। पिछले 7-8 सालों में हमने जो एक नई चेंज देखी है पॉलिटिक्स में, उसकी कहीं ना कहीं हमने रेजिड्यूज जो हैं वो हमने जम्मू कश्मीर में भी देखे। आप देखिए वो फिर उमर अब्दुल्ला का सर से टोपी नीचे कर। जी सरोज, आपसे ये जानना चाहूंगा, इंजीनियर रशीद जिस दिन बेल पर जेल से बाहर आए, मेंबर पार्लियामेंट वो बन चुके थे और उनका पहला काम यही था, उनका पहला जो स्पीच थी, उन्होंने हर एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट किया, हर एक लीडर को उन्होंने टारगेट किया। तो क्या इंजीनियर रशीद की इंजीनियरिंग अब जम्मू कश्मीर में आज क्या वो कोई रिजल्ट दिखा पाएगी? देखिए, अगर हम बात कर लें पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की, जहां पर उन्होंने लगभग 2.5 लाख वोटों से उमर अब्दुल्ला जैसे एक पॉलिटिकल स्टॉलवर्ट को हराया था, वो एक डायनेमिक्स डिफरेंट थे। लेकिन इस बार अगर हम असेंबली इलेक्शंस की बात करें सोडी जी, तो कहीं ना कहीं डायनेमिक्स थोड़ा चेंज थे। हाँ, हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि इंजीनियर जो है इस बार कुछ सीटें नहीं लेंगे, लेकिन इस इम्पैक्ट पे नहीं रहेंगे या इस हद तक सीटें नहीं आएंगी कि वो यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म कर सके, या उनका इतना बड़ा स्टेक होगा कि अगर कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके वोट ज्यादा, माफ कीजिएगा, जिसकी सीट ज्यादा आती है, तो वो कहीं ना कहीं चाहेंगे कि एआईपी के साथ अलायंस करे। इतना बड़ा इंपैक्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ, अभी तक आपने भी देखा जिस हिसाब से एग्जिट पोल्स थे या बाकी एग्जिट पोल्स थे, उसमें कहीं ना कहीं 1 से 3 सीट्स एआईपी को दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल सरोज, ये तमाम चीजें देखने के लिए काफी अहम होगी और ये तस्वीरें भी अलग अलग दिखा रहे हैं आपको जगह जगह से, चाहे वो हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर हो, हर जगह से तैयारियां पूरी है और पॉलिटिकल पार्टीज भी इस कोशिश में लगी है कि अगर एग्जिट पोल के जो अनुमान थे, नतीजे के शक्ल में जो अनुमान थे एग्जिट पोल के, उसी के इर्द गिर्द अगर ये काउंटिंग के बाद नतीजे आए तो क्या तैयारियां की जाए, क्या समीकरण बैठाया जाए। और आप देखिए लगातार आपको स्क्रीन पर यह भी दिखा रहे हैं कि किन किन सीटों पर मुकाबला किन किन के बीच है, चाहे वो असेंबली में किसने ज्यादा टक्कर दी है, ये सारी बातें तब तक हैं जब तक हम वोटों की गिनती की शुरुआत ना कर लें। लेकिन उसका जैसे ही उसकी शुरुआत होगी आप तक हम बताते रहेंगे कि कौन कहां रेस में आगे बढ़ रहा है, कौन पिछड़ रहा है। लेकिन स्क्रीन पर आपको लगातार बता रहे हैं कि किस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में रेस किस किस के बीच में ज्यादा है। दिनेंद्र जी, मेरे पास एक सवाल जहन में ये आ रहा है कि जैसे आपने अभी बात की इंजीनियर रशीद के बारे में, तो इंजीनियर रशीद का एक बयान बीच में था कि हम जो है गठबंधन करना या नहीं करना वो सारी बातें अलग हैं, लेकिन मेरे सामने सिर्फ एक ये मुद्दा है कि हमें ये देखना है कि कश्मीर के लोगों की या जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की कैसे हो सकती है और उसमें हमारा किरदार क्या हो सकता है। तो क्या कहीं ना कहीं ये एक इशारा था कि कोई भी ऐसा फ्रंट बनेगा और जहां पर 2, 4, 5, 10 सीटों की जरूरत पड़ेगी तो वो साथ दे सकते हैं। देखिए विशाल, इंजीनियर रशीद अब ये जान चुके हैं कि उनका जो इम्पैक्ट जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में होगा, उन्होंने पहले ये सोचा था कि जब वो जेल से रिहा होंगे तो जैसा रिसेप्शन शेख अब्दुल्ला को मिला था जेल से आने के बाद, पूरा कश्मीर उनके साथ था। इंजीनियर रशीद ने भी अपने आप को नेक्स्ट शेख अब्दुल्ला के तौर पे देखा था, लेकिन उसका इम्पैक्ट उन्हें ये पता चला कि ग्राउंड पे वो इम्पैक्ट नहीं हुआ। जिस तरह की लोगों ने पोलिंग की, जिस तरह से अभी तक ये जो पोल एग्जिट पोल के नतीजे आए हुए हैं, हालांकि वो नतीजे एक्यूरेट तो नहीं है, जैसे हम सुबह से कह रहे हैं कि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में बहुत फर्क होता है। आज एग्जैक्ट जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, लेकिन इंजीनियर रशीद अब कहीं ना कहीं ये बात जान चुके हैं कि वो इतना जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में इंपैक्ट नहीं कर सके। जो अभी सरोज हमें बता रहे थे कि 2.5 लाख वोट से वो बारामूला से जीते हैं, लेकिन वो 2.5 लाख वोट जो है
ये हम ना भूलें कि वो सिंपैथी का वोट है। उस वक्त इंजीनियर रशीद जेल में थे और उनके बेटे उनके लिए कैंपेन कर रहे थे, उनके फैमिली मेंबर्स उनके लिए कैंपेन कर रहे थे। लोगों में यह मैसेज आ रहा था कि आपका वोट जो है वो इंजीनियर रशीद को जेल से बाहर निकाल सकता है। लेकिन जब इंजीनियर रशीद जेल से बाहर निकल के जी तो जैसे ही वो रिजल्ट आया, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम ये सीटें जो हैं वो जीत पाएंगे, आज जो वो रिजल्ट आएगा वो उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं होगा जो इंजीनियर रशीद समझ रहे थे। लेकिन कश्मीर जो है जब भी वोट करता है, कश्मीर का वोट अनप्रेडिक्टेबल होता है। मैं ये डे 1 से कहता हूं, कश्मीरी वोटर जो है, जम्मू कश्मीर का वोटर पॉलिटिकली बहुत अवेयर है। वो मुद्दों पे वोट करता है, वो इश्यूज पे वोट करता है, वो इमोशंस पे वोट नहीं करता है। जी तो ये आप देखिए, आपको आप ग्राफिक्स के जरिए ये बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में किस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में किस किस के बीच में टक्कर है और लगातार वहां की जो सिचुएशन बन रही है, जैसा अभी सरोज भी बता रहे थे कि एग्जिट पोल के जो अनुमान है उसके मुताबिक कहीं ना कहीं 2-3 चाबियां हैं जो सत्ता के दरवाजे खोल सकती हैं। एक चाबी तो ये है कि अगर उस अनुमान को देखें तो ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई तीसरी जमात या फिर इंडिपेंडेंट्स, यानी तीसरी जमात कोई ऐसी हो सकती है, चाहे वो एआईपी हो चाहे पीडीपी हो, कि वो जिसके तरफ चली जाए तो उसका जो है सरकार उसकी बन सकती है, चाहे वो बीजेपी के साथ वाला धड़ा हो या फिर एनसी और कांग्रेस के साथ वाला धड़ा हो। जबकि दूसरी तरफ एक चाबी जो है वो इंडिपेंडेंट्स के हाथों में भी हो सकती है। तेंदुल जी